हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु सर और स्वागत आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेच 22वीं क्लास है। थैंक यू आपका सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं 22 क्लास तक लगातार पहुंचाऊं और ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा और हम धीरे 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 कदम रखते 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हमारा क्रैश कोर्स पूरा भी हो जाएगा और आप यदि लगातार पढ़ते चलेंगे, सपोर्ट लगाए, अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे, तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। यानी मैं पूरा कोर्स आपको ढंग से पढ़ा चुका हूँगा और आप भी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। यानी आप भी ढंग से मेहनत करोगे तो आपका जो फिजिक्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। यानी आने वाले एग्जाम आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही अच्छे साबित होने वाले हैं। क्योंकि आपका एग्जाम जाएगा अच्छा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि ये जो बेच असंभव को संभव बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया था, संभव बेच। इस बेच को जो सोच कर स्टार्ट किया था हमने वो पूरा हो जाएगा, तो अंदर से फील आने वाला है, अंदर से खुशी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स लग जाइए मेहनत में, क्योंकि देखो बात यह है, ये बाद में करेंगे अपन, हमेशा सभी चलते रहते हैं, क्लास भी लेते रहते हैं। ज़्यादा मोटिवेट मैं होता नहीं हूँ, या फिर ज़्यादा मोटिवेशन मैं कर भी नहीं पाता हूँ। बहुत तेज़ बोलकर शेरो ये हो जाएगा, शेरो वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये जो शेर वर्ड है ना, ये शेर वर्ड जब बोला जाता है ना, मैं कहूँगा ना कि शेरो उठो जागो अपनी किस्मत लिखो, तो तुम्हें लगेगा वाह जोश आ गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये माँ का शेर केवल जब कोई बोलता है तो ही अपने आप को शेर समझता है और 2 मिनट के लिए लगता है कि आज मैं दुनिया पे फतेह करके रहूंगा, और जैसे रात गई बात गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ के शेर को सब अपने अपने माँओं के शेर ही हैं, तो अपनी माँ की बात, माँ का चेहरा, माँ को देखकर मोटिवेट हो जाओ यार, कि वो इतनी मेहनत कर रही है अपने शेर को, अपने चांद जैसे लड़के को सूरज जैसा चमकता हुआ बनाने के लिए, अपने चांद जैसे बेटे को सूरज जैसा चमकता हुआ बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। कईयों की माएँ मजदूरी भी करती है, खेती भी करती है, घर पर आती है, परिवार भी संभालती है। आप पढ़ रहे होते हो, आपको गर्मा गर्म खाना भी खिलाती है। तो यार बाकी दुनिया से मोटिवेट होने की तो बाद की बात आएगी, पहले तो माँ को देख के मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि उसके आंखों में जो सपना है, उस सपने को यदि आपने देख लिया और उस सपने के लिए यदि आप लड़ गए, तो ये समझ जाना कि आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है, क्योंकि आप अपनी माँ के सपने के लिए लड़ रहे हैं। माँ जिसे हमने भगवान का दर्जा दे रखा है, यानी आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बताओ किस्मत आपका क्या ही बिगाड़ लेगी यार। अब किस्मत को झुकना पड़ेगा और आपका साथ देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे, किस्मत कैसे आपके रास्ते खोल सकती है। हो सकता है कि किस्मत इसी पल का इंतजार कर रही हो कि आप मेहनत करना चालू करें, आप अपना कदम बढ़ाना चालू करें और वो आपके लिए रास्ते खोलते जाए और आप प्रगति पर बढ़ते जाए और अपने जो सपना है, अपनी माँ का जो सपना है, उसे आप साकार कर सके। तो भाई साहब छोटी सी रिक्वेस्ट है ये कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हमारे पास वक्त ही वक्त है और कई लोगों को लगता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। मैं उन दोनों के लिए कहना चाहूँगा, यदि आप में दम है आज उठकर पढ़ने का, तो आज भी आप लेट नहीं हुए हैं। आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी और लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इधर उधर जाना, इधर उधर घूमना फिरना, ये सब बंद करके 3 महीने फोकस केवल पढ़ाई। सोते उठते बैठते केवल माँ का चेहरा और किताबों की याद आनी चाहिए, आंखों के सामने माँ का चेहरा, और उसके अलावा आपको बस किताबों के अक्षर दिखने चाहिए। तो समझ जाना आपके पास 3 महीने इनफ है, आप अब भी सक्सेस होकर दिखा सकते हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार हमारे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, अब तो कम, इतने से वक्त में क्या हो जाएगा, तो भाई
जब तूने अपने मन से ही हार मान ली है तो किस्मत को तुझे हराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि तू तो पहले ही हार चुका है। अरे पहले अपने अंदर जिद तो पाल, अपने अंदर वो एटीट्यूड लेके आ कि नहीं अभी 3 महीने हैं और मुझे कुछ करके दिखाना है। उसके बाद किस्मत को दोष देना चालू करना, किसी और चीज के ऊपर एक्सक्यूजेस डालना चालू करना, किसी और चीज के बहाना बनाना या बहाने ढूंढना बाद में देखना। लेकिन पहले अपने अंदर एटीट्यूड ला, और यदि तेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है और तेरे अंदर ये नहीं है कि यार मैं कर सकता हूं, तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत भी नहीं है जो तुम्हें घर बैठे तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। यदि पूरी दुनिया भी तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगी भी रहेगी तो भी तुम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम खुद ही नहीं हिलना चाहते यार। पहले तुम तो कदम बढ़ाओ। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन उसके लिए जरूरी है रेगुलरिटी। आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी, आपको इधर उधर की सब बातें छोड़नी पड़ेगी। एक फोकस, एक स्पेशल मटेरियल पैकेज जो होता है, यानी आपको अपने हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि मुझे किन चीज़ों को उठाना है और किन को छोड़ना है, किन की प्रैक्टिस मेरी कमज़ोर है, पहले उनको मजबूत करो। एक लिमिटेड चीज़ें हो लेकिन आप उसमें परफेक्ट हो। जरूरी नहीं है आप ये 100 का पेपर आता है, 400 का पेपर आता है, 600 का पेपर आता है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए वहाँ पर। आप 100 नंबर का पेपर आता है, ऐसे मान लो मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं, और 100 नंबर के में से आप 30 का गलत करके आते हो और 30 में आपको कंफ्यूजन है और आपका बस 30 सही है, तो उस 30 सही का मतलब ये हुआ कि आपको असलियत में 30 ही आता था, बाकी 60-70 नंबर का तो आपको आता ही नहीं था। इससे बढ़िया है आपने जो कंफ्यूजन पाले 30 नंबर के और 30 नंबर के आप जो गलत करके आए, उसकी बजाय जो तुम्हारे 30 आ रहे थे उसके साथ मेहनत करके इसको थोड़ा सा आगे खींचते तो वो 30 से 60 हो जाते। और यदि आप 60 नंबर में परफेक्ट हो, इसका मतलब आप अब धीरे धीरे अपने आप में ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो कुछ होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इतना ही आता है भाई मेरे को, जो आता है, जो लगता है, जो फील होता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये इधर उधर से सुनना और ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि शायद हमने भी अपनी लाइफ में वो दिन देखे हैं। सबको लगता होगा कि ये तो एक ऐसा पब्लिसिटी स्टंट है, बट जो मुझे जानते हैं कई लोग, या उनको भी पता होगा कि जब मैं 10th में था, स्कूल के लिए फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते थे, ट्यूशन के लिए फ़ीस के पैसे नहीं होते थे, तो मैंने प्राइवेट दी, घर बैठ के पढ़ाई की। स्कूल जाने का मन था, नहीं कर पाया। 12th में भी ऐसे ही किया, भाई किसी स्कूल वाले ने हेल्प की और नाम लिख दिया कि चलो प्रैक्टिकल में तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। बट वो मज़ा जो एक रेगुलर स्टूडेंट को आना चाहिए, या फिर जो मज़ा कोचिंग में बच्चे करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ी। खुद से पढ़े, खुद से नोट्स बनाए, 2-3 अच्छे टीचर्स थे, मैं कई बार उनका जिक्र भी करता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया और सपोर्ट से हम पास हो पाए, पढ़ पाए, 70-75% बना पाए। लेकिन आपको तो मिल रहा है भाई। यदि आपके मन में यह है कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, तो एक बात दिमाग में बैठा लो। आप ये सोच रहे हो कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, तो इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि काश मुझे आज और पढ़ना का मौका मिल जाए। मैं किस्मत को हरा के दिखाऊंगा, मैं अपने सपने को पूरा करके दिखाऊंगा, मैं झंडा गाड़ के दिखाऊंगा, लेकिन केवल आज का दिन मिल जाए। यानी आप अपना आज खराब कर रहे हो और कोई केवल उस आज के लिए ये सोच रहा है कि केवल आज एक मौका, उसके बाद देखो। तो हर किसी के पास ये मौका नहीं होता भाई। तो जो है उसकी कीमत समझो, उसकी वैल्यू समझो, टाइम को रेस्पेक्ट देना चालू करो, तब टाइम आपको रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। चलिए ये बातें यहीं खत्म करेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की, ठीक है। शादी का माहौल है, देखो हमारे इधर भी बैंड बाजा बज रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, ये हम आज केवल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है भाई। लेकिन जिनको लगता है कि स्केलर प्रोडक्ट तो मुझे आता है, डॉट प्रोडक्ट तो मुझे आता है, तो आज की क्लास में क्यों ज्वाइन करूं? तो आज की क्लास आपको इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के भी, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स जो डॉट प्रोडक्ट पे बनते तो है लेकिन हमें समझ नहीं आते, क्योंकि हम तो केवल रटते हैं A डॉट बी क्या होगा, B डॉट A क्या होगा। आज रटने की कहानी नहीं होगी, आज कॉन्सेप्ट की कहानी होगी। कॉन्सेप्ट का जादू बिखरने वाला है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चलिए
पिछली क्लास में हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कैसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होते हैं, और हमें कैसे थीटा वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होता है, और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यानी थीटा वाले के परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्शन में हमें वैल्यू कैसे निकालनी होती है, किस इधर साइन थीटा लगाना है उधर कोस थीटा लगाना है, ये सब। इसके बाद हमने पढ़ा कोसाइंस, तो कोसाइंस के बारे में पढ़ा, और कोसाइंस से हमने एक वेक्टर वाला एक सवाल भी किया था, एक दो सवाल हमने किए थे। आज हम कुछ ऐसा ही एक सवाल करने वाले हैं जो इस बार का IIT का सवाल है, ठीक है। ये देखिए भाई, आपके पास दो वेक्टर है, इधर आपके पास है 10 न्यूटन, ये लो भाई, एक 10 न्यूटन आपके पास इधर भी है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, इधर इसने एंगल बना रखा है 30 डिग्री, इधर इसने एंगल बना रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और आपके पास में एक इधर भी है 5 न्यूटन, जिसने एंगल बना रखा है आपका 60 डिग्री इधर, ठीक है। एक इधर 15 न्यूटन है और इसने एंगल बना रखा है 45 डिग्री, और एक यहाँ पर 20 न्यूटन है, इसने इस एक्सिस के साथ बना रखा है 45 डिग्री और इसने बोला है फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर सबको मिला के जो वेक्टर बनने वाला है हमें वो चाहिए, हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा करके दिखा देता हूँ, इसी को ले लूँ क्या मैं इधर, ठीक है। इस डायग्राम को मैं एक छोटा सा इधर बना देता हूँ, फिर बड़े में एकदम समझा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। इधर आपके पास है 10 न्यूटन, इधर इसने एंगल बना दिया है 30, एक इधर और है 10 न्यूटन, इधर इसने एंगल बना दिया है 30, इधर है 5 न्यूटन, फोर्सेस का है ना ये, या जो भी है आपके पास 10 मीटर 10 न्यूटन ही होना चाहिए, कुछ तो होगा। चलो मैंने यहाँ पे ले तो लिया है इसको, ठीक है। सवाल अब मेरे को ढंग से याद रहता नहीं, बस जब दिख जाता है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। बस आपको एक आइडिया देना है मेरे को। और इधर एक है 20, यहाँ है 15, यहाँ है 20 न्यूटन जो भी है, और इसने एंगल बना कर 45 डिग्री, ठीक है। चलिए क्लियर है। मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये आपको इधर दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बांटना है केवल, इधर से बांट ले, चलो मेरे हिसाब से इधर से बांटना चाहिए अपन को, आप समझ जाओगे। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना है। और ये वाई इधर बढ़ी गया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको क्यों बनाया मैंने फालतू में, इसी में समझ लो यार, बड़ा आसान है, ठीक है। और अपने पास कोई वो वाला बोर्ड तो है नहीं कि अलग अलग कलर से लिख सके, स्मार्ट बोर्ड होता तो कर लेते। अभी हमारे पास जो सिंपल बोर्ड है उसी से मैं अपना रास्ता खुद ब खुद बना के चलना है अपनी मंजिल तक, ठीक है। ये 10 न्यूटन नहीं है, 30 डिग्री इसके साथ बनाता है, तो इधर मैं लिखूंगा 10 कोस 30, सिंपल सी बात है, ठीक है। जिधर थीटा उधर कोस थीटा, एक आदमी के दो भाग, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, जिसके साथ थीटा उधर कोस थीटा, थीटा वाला कोस थीटा और दूसरा वाला साइन थीटा। अब देखो इसके दो भाग, एक ही हो गया एक ही हो गया, इधर आएगा आपका 10 न्यूटन, 10 के साथ में 30 है तो मैं इधर लिखूंगा 10 साइन 30, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलो इस 10 की बात करते हैं, ये इसके साथ 30 बनाता है तो मैं इधर लिखूंगा 10 कोस 30, और इधर 30 डिग्री है ना, थीटा इधर बनाए तो 10 कोस 30, इसके इधर बात करेंगे तो हम लिखेंगे 10 साइन 30। इन दोनों का मैटर तो क्लोज हो गया। अब इसको इधर देखो, दोनों साइड देखो, थीटा इसने इसके साथ बनाया है, इधर ले लेता हूं मैं 5, ये लो, और 60 है तो 5 कोस 60, 5 कोस 60, ठीक है। इधर थीटा नहीं है तो इधर मैं लिखूंगा 5 साइन 60 डिग्री, सिंपल सी बात है। इधर ये 45 है तो आप देखो थीटा किधर बन रहा है, थीटा इधर बन रहा है, यानी इसका डायरेक्शन ऐसा है, उठाओगे तो इधर हो जाएगा। अरे भाई डायरेक्शन इसका ऐसा है, उठाओगे तो ऐसा आएगा, मेरे साइड डायरेक्शन आएगा ना, इसको उठा के इधर रखोगे तो ये बनेगा 15 कोस 45। कैसे बना 45? थीटा वाला कोस थीटा 45 इसके साथ है, इसलिए इस एक्सिस के साथ कोस थीटा आएगा, और इस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाती है तो इधर साइन थीटा आएगा। जब आप इधर रखोगे इसका डायरेक्शन ऐसा है, इधर रखोगे नीचे की साइड आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखो ये 20 न्यूटन जो है, इसकी जो लाइन है वो इसके साथ, इस एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाती है, तो इधर मतलब इसका एक कंपोनेंट आएगा 45 के साथ में, कोस 45 के साथ में, 20 कोस 45। क्यों आएगा कोस, क्यों आएगा? क्योंकि इसने थीटा इस एक्सिस के साथ बनाया, इसके साथ नहीं बनाया भाई। इस आदमी के दो भाग, इधर वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। एक साइड तो इसने 45 बना रखा है तो मैं कोस थीटा लिखूंगा, लेकिन दूसरी साइड इसने नहीं बना रखा है, जिधर नहीं बनाता है उधर साइन थीटा आता है, तो मैं लिखूंगा 20 साइन 45। सिंपल सी बात है, बना कि नहीं बना? देखो 10 का कोस साइन, इस 10 का कोस साइन, 5 का कोस
5 का कोस का वाला कंपोनेंट कितना है 60 के साथ, 5 कोस 60, 5 का एक कंपोनेंट आएगा 5 साइन 60, 15 का एक कंपोनेंट आएगा इधर कोस 45 के साथ में, 15 कोस 45, इधर आएगा 15 साइन 45, 20 का जो एक कंपोनेंट आएगा इधर आएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर 45 बना रखा है तो कोस वाला कंपोनेंट इधर आएगा 20 कोस 45, और इस साइड इसने थीटा नहीं बना रखा है तो उधर बन जाएगा 20 साइन 45। अब हमें एक्स कंपोनेंट को देखना है सबसे पहले, टोटल एक्स कंपोनेंट कितने हैं। इधर वाला डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं हम, और ये बनेगा 10 कोस 30। ठीक है भाई, ठीक है, कटने वाला कुछ है क्या, पता नहीं कब कटेगा, अभी देख लेते हैं। या सबको एक साथ लिख दूं, बताओ आप कहोगे तो मैं तो लिख दूंगा, मेरे को तो बड़ा फ़ायदा है इससे। ठीक है, चलिए एक साथ ही लिख देता हूँ मैं, टोटल आर वेक्टर, ये लो भाई। पहले एक्स एक्स कंपोनेंट को लिखो, प्लस वाले में से ये पहले माइनस करना पड़ेगा, प्लस में से ये माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट है तो पहले प्लस वालों को लिख लो। 10 कोस 30 प्लस 10 साइन 30 प्लस 20 साइन 45, एक तो ये हो गया। फिर इसमें से माइनस, देखो तीनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर ऐसे लिख के, फिर इसमें से ये भी माइनस करने पड़ेंगे, और इसमें माइनस होगा 5 साइन 60 माइनस ये माइनस तो ये भी माइनस 15 कोस 45। ये कंप्लीट हो गया एक्स एक्सिस, 1 2 3 तीनों को मैंने ऐड कर दिया और इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई कैप। ठीक है, वैसे ये जगह थोड़ी कम पड़ गई इसलिए एक लाइन है ये पूरी। ठीक है, फिर आगे लिख देता हूँ प्लस जे कैप के कंपोनेंट भी तो लिखने हैं मुझे, जे के कंपोनेंट वाले प्लस प्लस वाले उठाओ, 10 कोस 30 प्लस 10 साइन 30 प्लस 5 कोस 60, ये तीन कंपोनेंट प्लस के हो गए। अब नेगेटिव कंपोनेंट्स को देखो, -20 कोस 45 -15 साइन 45, ये दोनों कंपोनेंट माइनस के हैं। प्लस वाले कंपोनेंट के साथ में मैंने माइनस वाले लिख दिए, प्लस वाले तीनों ऐड कर दिए, दोनों जो माइनस के डायरेक्शन में थे उनको मैंने माइनस में डाल दिया और इधर लिख दिया मैंने जे कैप। अब हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो एक एक की वैल्यू रखते हैं। 10 कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, प्लस 10 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, नो प्रॉब्लम, प्लस 45 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की होती है 1/√2, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस 5 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ इधर, 15 न्यूटन, और 15 कोस 45 है, 15 कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, 1/√2 साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ये तुम्हारा आई कैप का मैटर सॉल्व हो गया। प्लस आगे लिख देता हूँ जे कैप का मैटर भी सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा 10 कोस 30, अच्छा जे कैप में भी कोस 30, हाँ भाई कोस 30 है, हो रहा 10 कोस 30 यानी भाई √3/2 प्लस 10 साइन 30 यानी 1/2 प्लस 5 कोस 60, 5 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो मैंने यहाँ 1/2 लिख दिए, माइनस 20 कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, मैंने वो लिख दी, माइनस 15 साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, मैंने वो लिख दी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जे कैप। तो आर वेक्टर इक्वल टू जो कटने वाला है उसे काट देना भाई, ये 2 से कट गया 5 बार, ये कट गया 5, और अभी इसमें से अपन ने बाहर कुछ निकाला नहीं है, निकाल ले क्या ज़रूरत है, काहे इतना तड़प रहे, ध्यान से देखना, काहे इतना तड़प रहे की बात करेंगे हम, काहे तड़प रहे इतना विष्णु, काहे तड़प रहे। यहाँ पे देखो ये 20/√2 बनेगा जाके, उसमें से 15/√2 माइनस करना है, 20/√2 में से 15/√2 माइनस करेंगे तो 5/√2 बचेगा। तो इधर आ जाओ, आर वेक्टर पहले एक्स एक्सिस तो देखे, 5√3 तो यहाँ पर है, ठीक है, आगे आ जाओ, और 5 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ देखो एक यहाँ पर भी है, माइनस 5 है ना, 5 से काट दो ना, 2.5 आएगा सीधा है, तो मैं लिख देता हूँ 2.5√3, 2.3√3 ऐसे लिख देता हूँ, आंसर पॉइंट में तो वैसे आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे देखो, और हमारे पास देखो 20 एकम 20/√2 में से 15/√2 माइनस करना है। अरे भाई 20/√2 में से 15/√2 माइनस करना है, √2 20 - 15, हमारे पास बचेगा सीधा 20 में से 15 क्या 5/√2। ये तो हमारा आई कैप आ गया है। ठीक है, अब जे कैप की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो
2 से काट दिया 5, ये भी कट गया 5, इसको काटने की जरूरत नहीं है तो 2.5 बनेगा, सीधा सीधा काटने की जरूरत तो है 2.5, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, वही बात है। यहाँ पे देखो माइनस है दोनों, यहाँ पर माइनस है दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपके पास 5√3, यहाँ बचेगा प्लस का 5, प्लस का 5, यहाँ पर आएगा 2.5, यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस के, अब की बार ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 35/√2 और ये हमारे पास जे के पाएगा, हमारे पास जे के पा जाएगा। हमें आर वेक्टर चाहिए भी, और थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। आर वेक्टर यहाँ पे ध्यान से देखो, 5√3 में से 2.5√3 माइनस करना है, 2.5 यानी 2.5, 5√3 में से 2.5√3 माइनस करना है, तो √3 कॉमन ले लो, 5 में से 2.5 चला गया तो हमारे पास 2.5 बचेगा, तो मेरे पास आया 2.5√3 प्लस ये भी आपके पास 5 है, माइनस ये 5, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, पॉइंटों में आंसर आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, यहाँ लिख देता हूँ। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 और √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आई कैप आ गया है, प्लस इसको देखो आप 5 और 2 2.5 है ना, 7.5 है, ये मैं लिख देता हूँ 7.5 प्लस 5 जो √3 की वैल्यू है, आप चाहो तो लिख दो वहाँ से 1.732, मैं इधर भी लिख देता हूँ, मैं इधर भी लिख देता हूँ 5 × 1.732, दिख तो रहा है क्या बोर्ड, आ तो रहा है, वैसे आना तो चाहिए लेकिन मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ आ रहा है भाई, ठीक है। 1.732, 5 × 1.732, यहाँ पे भी देखो 5 × 1.732, ये भी हो गया, और ये बच गया 35 और जो √2 की वैल्यू होती है 0.707 होती है, ये हो गया जे के। अब फिजिक्स जहाँ तक लगनी थी मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, अब है मैथमेटिक्स, इसे आप जोड़ जुड़ा के माइनस कर लेना, जो भी आपके पास बचेगा पॉइंटों में आपके पास आंसर आ जाएंगे और सॉल्यूशन कंप्लीट आपका इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम में आया हुआ IIT का इस बार का सवाल है, इस बार आया था ये भाई, इस बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में भी रटने में भी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसके बिना हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसके बिना तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाएगी। इसलिए क्या करते हैं, कई स्टूडेंट रटते हैं, और बायो वालों के साथ तो बेचारों के साथ प्रॉब्लम ही है, क्योंकि उन्हें शुरू से ये कह दिया जाता है आप बायो वाले हैं आपकी फिजिक्स कमज़ोर होगी। वो बेचारे पहले ही सोच लेते फिजिक्स कमज़ोर होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जितना दिमाग फिजिक्स में मेहनत करने के बाद बायो वालों का चलता है उतना मैथ वालों का भी नहीं चलता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यानी एक सेम परसेंटेज के बच्चे 10th में पास होकर बायो लेता है एक आदमी और एक आदमी मैथ लेता है, तो मेरे पास ज़्यादा प्रायोरिटी ये रहती है देखने की कि देखिए कौन फिजिक्स में मेहनत करता है, तो मैं दोनों पे फोकस करता हूँ, और मेरी प्रायोरिटी क्या रहती है भाई, मैथ वाला रहेगा। नॉर्मली टीचर्स यही करते हैं, लेकिन मेरे लाइफ के अंदर जितने लोगों को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं बोर्ड में, उनमें से बायो वालों का जो रेशियो ज़्यादा है और मैथ वालों का रेशियो कम है। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो बात करेंगे हम प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे कितने तरह के होते हैं, तो देखो 2 तरह के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डॉट आता है, यानी अदिश गुणनफल, यानी अदिश गुणनफल। ये अदिश गुणनफल क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसमें आने वाला जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो गुणनफल मिलेगा, वो अदिश राशि होएगा। इसके अलावा एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन में कई जगह ये बहुत काम आने वाला है। इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। सदिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो गुणनफल आने वाला है, जो प्रोडक्ट आने वाला है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसमें क्या गलतियां करते हैं हम ये भी बात करेंगे, और इससे रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे, और क्या क्या गलतियां हमसे होती है वो भी करेंगे। इन पे डिस्कस कि भाई हमसे ये मत सुनना सर कह रहे हैं कि क्या क्या गलतियाँ करेंगे, वो भी करेंगे, नहीं, क्या क्या गलतियाँ हमसे होती है वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हमसे होने वाली होती है, जनरली होती है, और जब हम करेंगे उस सवाल को तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये गलती कर देते हैं जो कि हमसे नॉर्मली होती है, और हमारा सवाल बिगड़ जाता है और हमारे नंबर कम आते हैं, ठीक है। हमें नंबर लाना है ढंग से।
तो चलो स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट SCALR स्केलर। अरे यार कभी कभी क्या है कि दिमाग हाथ से तेज चल जाता है और दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। देखो भाई लोग, डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डॉट आता है। तो सबसे पहले इसका लिखने का तरीका, इसे लिखा जाता है इस तरीके से, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ये वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा है, वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा है। वेक्टर का स्केलर के साथ गुणा कैसे होता है ये मैंने 2-3 क्लास पहले एक एग्जाम्पल में भी बताया था आपको, इसलिए मैंने आज की क्लास में उसे शामिल नहीं किया है। वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा 2 तरीके से हो सकता है। एक, गुणा होकर आपको स्केलर क्वांटिटी मिले यानी अदिश राशि मिले, इसलिए उसे अदिश गुणनफल कहेंगे, लेकिन उसमें डॉट आएगा। पहचान के लिए मैं पता लेना चाहिए कि उसमें डॉट आता है। वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट, जब 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला आंसर यानी जो भी आपका प्रोडक्ट गुणनफल है वो सदिश राशि आता है, वो वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। वेक्टर का वेक्टर से गुणा करने पर वेक्टर ही आ जाए तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसके लिए हमारे बीच जो साइन आता है वो क्रॉस का लिया जाता होता है ना, ऐसे A क्रॉस B। अब आप तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ कोई जिक्र इसका नहीं करेंगे। ठीक है, आज इस पे पूरा फोकस करेंगे और ऐसी ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ ना जो आपने सुनी भी नहीं होगी या पता भी नहीं होगा आपको। देखते हैं कौन कौन सी बातें। अभी सब्र करो भाई, जादुई पिटारा खोलना है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं खोलना कि जिन की वैल्यू ही खत्म हो जाए। बताओ फिर क्या फायदा? फिर तो तुम भी बोल दोगे अरे जिन भाई काहे मजाक करत हो, हम तो आपको पहले से जानत है। तो वही बात है, हम जिन की बात को अनसुना कर दे और एक हमारे अंदर हो, हाँ जिन निकलेगा बाहर, निकलेगा कुछ तो मांगेंगे बाहर, जिनको निकलने दो कुछ तो मांगेंगे, तो फिर फर्क तो पड़ेगा ना। वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना आदमी की, और अपनी वैल्यू बनाना या घटाना इंसान के हाथ में होता है। वही बात मैं आपको फिर कहूँगा, पढ़ लो लिख लो, क्योंकि आपकी पढ़ाई जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। आप अपने सपने तक पहुंच गए ना तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी, आपके मम्मी पापा सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, समाज में, रिश्तेदारों में, सब में। वरना तो आपको भी पता है रिश्तेदार होते किस लिए हैं? अंगुली करने के लिए होते हैं। आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है या आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, सबसे पहले रिश्तेदारों के फोन आते हैं और सबसे पहला सवाल, हुआ कि नहीं हुआ? कोई नहीं पूछता ऐसा कि बेटा तेरा हो तो गया होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कोई नहीं बोलता। सीधा फोन उठाते ही बोलते हैं अरे हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट आया था तेरा, हुआ कि नहीं हुआ? तुम कहोगे ना नहीं यार थोड़ा सा रह गया। अरे यार मेरे को पहले ही पता था, तेरी तैयारी ऐसी थी कहाँ? फिर वो 2-4 बातें कहेंगे। हर जगह जब भी घर वालों को मिलेंगे जरूर कहेंगे। ठीक है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है ऐसा, जब मैं कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 आधे नंबर से रहा हूँ, रिश्तेदारों का काम है कहना। भगवान ने उन्हें बनाया इसलिए कि भाई तुम कहते रहो, अंगुली करते रहो। यदि ये बंदा जिस दिन आपकी बात को सीरियस ले लेगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए उसने रिश्तेदार बनाए, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें पुश करने के लिए, तुम्हें धक्का देने के लिए। लेकिन हमारी भी तो आदत है, रिश्तेदारों को गालियाँ देकर छोड़ देते हैं। उनके उस धक्के से कभी हमने पुश फील ही नहीं किया, अपने आप को ऐसा सोचा ही नहीं कि यार ये धक्का हमारे हमारे। और यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो कि नहीं मैं हो गया सेलेक्ट, चाचा सेलेक्ट हो गया, नाना जी सेलेक्ट हो गया, मामा जी सेलेक्ट हो गए, दूर के पड़ोस वाले मामा जी सेलेक्ट हो गया, ऐसा जब भी आप बोलोगे उनको लगेगा हाँ मुझे लगता तो था तू हो ही जाएगा, चल कोई बात है। वो खुशी, अरे वाह तू सेलेक्ट हो गया, मजा आ गया, नहीं दिखेगी जल्दी से। इसलिए कह रहा हूँ अपनी वैल्यू बनाओ, अपने घर वालों की वैल्यू बनाओ, वो मेहनत से बनेगी यार। ऐसे मार्केट में नहीं मिलती, तुम गए 2 किलो वैल्यू दे दो, नहीं मिलती, आजकल कोई नहीं देता। ठीक है, सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं भाई, सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार करना ही पड़ेगा तभी लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, नहीं तो कोई नहीं समझेगा। दुनिया में इतने आते हैं इतने जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। आप घर में 4 भाई बहन हो और बड़ा वाला यदि आप बड़े हो, बट आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, और आपसे छोटा ही छोटा जो सबसे चौथे नंबर का है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, चाहे वो चपरासी बन जाए, अब रिश्तेदारों में उसकी इज्जत होगी क्योंकि उसने गवर्नमेंट जॉब ले ली। चपरासी होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, आप पूरी जिंदगी भर लूजर कहलाओगे और वो अचीवर कहलाएगा, चाहे चपरासी बने। तो भाई कुछ कर, कब करेगा? बार बार थोड़ी आएगा वक्त, कुछ कर, यही वक्त है कुछ करने का। उसके बाद वक्त चला गया, कुछ नहीं बचता आदमी के हाथ में। ठीक है, तो A डॉट B की बात करते हैं, एक वेक्टर डॉट B वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर डॉट वाले मल्टीप्लाई में यहाँ आता है A मोड B मोड cos थीटा।
ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कोई दिशा नहीं लिखते हम। कई किताबों में ये ऐसे भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। यहाँ पर वेक्टर हट गया यानी मोड लग गया, यानी रिजल्टेंट आ गया, सॉरी यानी मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट क्या, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यानी इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। समझ गए, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक है। यदि मुझे दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा ना, कोस थीटा से। भाई क्या करूँगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूंगा और उसके अंदर इसको नीचे डाल दूंगा, यानी ए मोड बी मोड, यानी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आंसर आता है, ठीक है, उसमें इन दोनों के मोड को मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दूंगा, इन दोनों की मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दूंगा मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास cos थीटा आएगा। समझ गया, अभी मैं बताऊंगा इसको, ये आपके cos थीटा का सवाल आ गया। लेकिन थोड़ा इसको और डीपली समझते देखो, ये थीटा कौन सा है, तो मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि आपके पास में ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। अब थीटा की बात आती है, थीटा कहाँ बनेगा, थीटा दो जगह बनता है। मैंने कहा था इंटरवल से बाद की कहानी, इंटरवल के पहले की कहानी। ये इंटरवल के पहले की कहानी में आता है, जहाँ पे देखो दोनों की पूंछ मिलती है, कॉमन पॉइंट से ये स्टार्ट होते हैं। वैसे भी एंगल हमेशा पूंछ का पूंछ के साथ बनता है, लेकिन यदि ये यहाँ पे ना हो और आपको यहाँ पर दे दिया जाए, तो हम कैसे पता लगाते हैं, भाई ये दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए थे। वैसे भी यदि मैं इसको यहाँ से भूल कर यहाँ मान लूँ तो पूंछ ही बनेगी। ये लो भाई देखो, पूंछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो आप इमेजिनेशन इतनी नहीं कर पाते, तो ऐसे समझ लो भाई ए और बी एक साथ होने चाहिए थे, एक डायरेक्शन में होने चाहिए थे, सेम ऑर्डर में होने चाहिए थे, लेकिन बी ने अपना मुंह इतना घुमा लिया, ये भी इतना घूम कर इधर आ गया। कितना घुमा, थीटा एंगल घुमा, सिंपल सी बात है। ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली में आप जाऊँगा नहीं, टाइम हमारे पास कम है। आगे देखो, बन गया एंगल, आपको मल्टीप्लाई करना है ए से बी, यानी ए को बी से करना है, यानी एंगल आपको नापना है ए से बी की ओर। यदि आपका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आप एंगल नापते बी से ए की ओर। तो देखो एंगल में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं उसमें ऐसे ही चलते हैं ना अपन, तो आप एंगल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक होता 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होता, यदि आप लिखते बी और ए के बीच का एंगल, तो आप लिखते बी ए कोस 360 माइनस थीटा, तब ये ऐसे लिखा जाता। ये भी एक सोचने की बात है, लेकिन कोस 360 माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा ही होता है, प्लस का कोस थीटा ही होता है, यानी मैं इसको भी यही लिख देता बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। अब आप चाहे बी ए लिखो, ए बी लिखो, कुछ भी लिखो भाई, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये 2 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 2 लिख दो, एक ही बात निकल के आती है, ठीक है। यानी इसकी भी बात अब हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। चलो, मैंने केवल एंगल फाइंड आउट करना सिखाया आपको कि एंगल ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब यदि मैं बी के कंपोनेंट निकालूं, बी के कंपोनेंट निकालूं, तो देखो बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक खड़ा वाला और एक ऐसे वाला इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होएगा उसकी वैल्यू होगी बी साइन थीटा, बट जिसके साथ ये थीटा बनाता है उसकी वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। होएगी कि नहीं होएगी, होएगी कि नहीं होएगी, होएगी, होएगी कि नहीं होएगी, होएगी। यानी इस एक की जो मैग्नीट्यूड है उसे मैं ए मोड लिख देता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर बी मोड आ ही गया है। तो ध्यान से देखो, जो इसमें समझने की बात है मैं ऊपर मिटा देता हूँ, समझने की बात। चलिए समझने की बात करें, यानी मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो, ए मोड जो कि होता ही है, ये रहा मोड ए मोड बोलो, ए मोड ए बोलो, एक ही बात है यार, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा इधर उधर बोल देता हूं, समझ जाया करो आप, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो बी कोस थीटा है, ये बी कोस थीटा यहां है क्या, ये बी कोस थीटा है कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मोड निकाल दो और मल्टीप्लाई, ये सिंपल मल्टीप्लाई वाला है ना, मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मान ए वेक्टर की दिशा में, ये लो,
यानी मुझे ए का मोड निकाल दो और बी वेक्टर का मान पता कर लो भाई, ए की डायरेक्शन में क्या मान आने वाला है वो लिख दो और सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है, यदि मैं कभी सवाल आपसे पूछूं और उसमें आ जाए कि भाई बी की वैल्यू निकालो तुम, किधर, ए के डायरेक्शन में, तो आप कैसे निकालोगे, बी मोड है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं, ऐसे कर देता हूं, है ना, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी, ये बी का मान लिखो, कई किताबों में यहाँ घटक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू है बी cos थीटा, आप उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मोड, डिवाइड बाय ए मोड। देखो आपको बी cos थीटा चाहिए तो ए मोड का डिवाइड दे दो, यानी इसको यहाँ उठा दो, बात वही है। लेकिन यदि मैं इसी तरीके से आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, मुझे नहीं, मैं कहूँगा कि नहीं मुझे बी की नहीं, मुझे ए की वैल्यू चाहिए बी के डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ भाई, आप नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, साथ के साथ, अभी दोबारा बोल दूंगा इसको तो दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वहाँ पे ले लिया था मैंने ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, मिटा के बात कर लेते हैं। यदि मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास तो इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, लेकिन मुझे ए को प्रोजेक्ट करना है बी पर, यानी मुझे ए की वैल्यू बी के साइड में निकालनी है, बी के डायरेक्शन में निकालनी है, और यहाँ पर एंगल है थीटा, तो ए ने इसके साथ कंपोनेंट बनाया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए cos थीटा। एक कंपोनेंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट लंबवत होने चाहिए, लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको मिटाओ। अब मैं कहूँ कि नहीं भाई एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल, तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, यदि बी वेक्टर के डायरेक्शन में लिया है तो मोड ले लो, यहाँ पर कहाँ दिक्कत है, और यहाँ पर लिख दो ए cos थीटा, यानी ए मोड ही है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर लिख दो बी, और मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बात वही आ जाएगी ए बी cos थीटा। मैं कहूँगी नहीं मुझे अब की बार कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए। देखो भाई स्पेलिंग मिस्टेक या जल्दी जल्दी राइटिंग में मैं लिख देता हूँ, समझ जाना। कंपोनेंट ऑफ ए चाहिए हमें, ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर चाहिए, यानी अब की बार चाहिए मुझे ए cos थीटा, तो बात वही रहेगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड बी। क्लियर सी बात है, आप ऐसे ए cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी आपको ये देखना है कि आपको बी की वैल्यू चाहिए या ए की वैल्यू चाहिए। यदि आपको बी की वैल्यू चाहिए तो ए के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और यदि आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आपको बी के डायरेक्शन में आना पड़ेगा। यानी आपको यदि ए की वैल्यू चाहिए तो आप निकालना चाहते हो ए cos थीटा, और यदि आपको बी की वैल्यू चाहिए तो आप निकालना चाहते हो बी cos थीटा। यदि आप बी cos थीटा निकालना चाहते हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, उसके अंदर ए मोड का भाग दे दो, और यदि आप ए cos थीटा निकालना चाहते हो तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, उसमें बी मोड का भाग दे दो। हाँ दिक्कत है, सिंपल सिंपल सी बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे, आ गई बात समझ में, ध्यान रखना भाई, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ इसको, देखो ये मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। यानी इस डॉट प्रोडक्ट में हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स या कंपोनेंट्स को, हम दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स या कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेम डायरेक्शन का मतलब है एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, क्योंकि देखो यदि ये बी और ए ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, बी का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बस फर्क है एंगल का। यदि सेम डायरेक्शन है तो भाई साहब थीटा 0 डिग्री बन जाएगा कभी ना कभी, है ना, ये इधर, ये बी वेक्टर इधर आ जाएगा, तो बी वेक्टर यदि इधर कूद गया यानी इस लाइन पर आ गया तो ये थीटा जो है वो 180 बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट ये cos थीटा की वैल्यू है, इसलिए मैंने आपको ऐसे याद रखने के लिए बोला कि भाई बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, अब वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस पर। यदि इधर बनता है तो थीटा 180 बनेगा, और इधर आता है तो 0 डिग्री बनेगा। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे बी cos थीटा ऐसे लिख दिया तो नो प्रॉब्लम, इधर आता है उधर आता है वो देखा जाएगा। ये डिपेंड करेगा इस बी पर, इस बी को मैं उतार के यहाँ लाता हूँ या ये बी इधर आता है। बी वेक्टर अभी थीटा एंगल पर है, इधर आता है तो 0 डिग्री बन जाएगा, और यदि बी वेक्टर को मैं इधर लिख दूँ ऐसे तो 180 डिग्री बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हमेशा थीटा के रेस्पेक्ट में बांटे जाते हैं, थीटा के
केस में बांटे जाते हैं, वो अदरवाइज वरना एक लाइन पर है तो कंपोनेंट की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 और 180 निकल कर आता ही है। ठीक है, ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आज हमने पढ़ा कि भाई साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर ये जो ए है और बी है वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है x² + y² + z²। अब वो ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ए की भी वैल्यू दी x y z है तो ये हो सकती है, बी की भी वैल्यू x y z है तो ये हो सकती है, नो प्रॉब्लम। बस x का कंपोनेंट, y के कंपोनेंट और z के कंपोनेंट जो है उनको आप स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट कर दो। ठीक है, x एक्सिस में जो कंपोनेंट है, y एक्सिस में जो कंपोनेंट है, z एक्सिस में जो कंपोनेंट है, उन्हें आप स्क्वायर करो और ऐड कर दो और उसके बाद में रूट कर दो। आपके पास a मोड भी आ सकता है इसी तरीके से और b मोड भी आ सकता है। ठीक है, ये तरीका बताया मैंने a और b मोड का, भाई आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं पहली बात करता हूँ यहाँ पर, यदि a पैरेलल है b के, a वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर के, दोनों समांतर है, ऐसे है, ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो आपका जो थीटा है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री में कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और जब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ए बी। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। लेकिन यदि यानी इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है बी वेक्टर के, कुछ ऐसा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, एंगल यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, तो भाई साहब यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और आपको पता ही है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, और यहाँ से आप बहुत सारे सवाल कर भी सकते हैं, पता लगाएंगे, आपको बताएंगे ऐसे सवाल, ऐसी बात नहीं है। आगे बात करते हैं, यदि एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल यानी ऐसे, ठीक है, एंटी पैरेलल में लिख देता हूँ, ए वेक्टर एंटी पैरेलल, ठीक है, बी वेक्टर यानी अपोजिट डायरेक्शन हो, तो भाई साहब यहाँ जो थीटा बनेगा, ये वाला एंगल, ये सीधी लाइन का आता है 180, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और कोस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा। और अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बड़े काम की चीज़ है, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -AB हो जाएगा, और भाई साहब ये वैल्यू इस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम का पता लगा, मिनिमम का पता लगा, 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 डिग्री पे 0 और 180 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू आने वाली है इस प्रोडक्ट की। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए मिटाए, चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये भी आपको पता लगी गया है। अभी देखो चुटकियों में सवाल कराएंगे आपको, दो अच्छे 2 कराऊँ, चलो 3 कराता हूँ, बड़े काम की चीज़ है। 3 सवाल करेंगे हम फटाफट, ठीक है, 3 सवाल हम करेंगे, 3 सवाल हम करेंगे, 3 सवाल हम करेंगे। आप भी क्या याद रखोगे, 3 सवाल हम जरूर करेंगे। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। ए वेक्टर आपका यहाँ पर है और बी वेक्टर यहाँ पर है, यानी इसने एंगल बनाया थीटा। तो जब आप लिखते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आपके पास आ जाता है ए बी कोस थीटा। उसी तरीके से यदि आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते, आप बी को ऐसे मल्टीप्लाई करते तो आप ऐसे आते और एंगल बनाते आप 360 माइनस थीटा। आप ऐसे भी आ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का थीटा इधर डाल लेना। आप ऐसे आते हो तो आपको माइनस का थीटा लेना पड़ेगा, ऐसे जाते हो तो प्लस का थीटा लेना पड़ेगा। बट जिन लोगों का थोड़ा मैथमेटिक्स डावाडोल है, आप बी से ए आ जाओ घूम के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उस केस में आप यहाँ पर देखोगे तो बी ए कोस 360 माइनस थीटा आएगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल अब की बात 360 माइनस थीटा है, पूंछ के साथ एंगल। ठीक है, आप बी से ए आ रहे हो ना भाई, ऐसे आओगे तो माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थीटा ऐसे घूमते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो। ठीक है, उल्टा आते हो तो माइनस का थीटा लेना पड़ता है। ठीक है, यदि आप लिखोगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो आप यहाँ पर लिखोगे बी ए, और कोस 360 माइनस थीटा जो होता है वो कोस प्लस का थीटा ही हो जाता है, यानी कोस थीटा ही आता है। यानी आप यहाँ पे बी डॉट ए, इसको देखो भाई, इसमें कोई फर्क नहीं है। यदि मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ और बी की वैल्यू 3 ले लूँ, तो चाहे मैं 2 × 3 लिखूँ, 3 × 2 लिखूँ, बात वही है। यानी आप सिंपल सा आप इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं।
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हमेशा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दो मतलब ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई कर लो, बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो। अब कई लोग ऐसे सोचेंगे सर यदि यहाँ पे माइनस का थीटा आता तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता। कोस माइनस का थीटा में कोस माइनस को खा जाता है और आपके पास कुल मिला के कोस थीटा बच जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन चलो ये भी कभी हमारे सर ने एक छोटी सी ट्रिक बता दी थी मुझे, तो मेरे को याद थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक और बात, यदि आपके पास में ऐसा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करना हो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे देखो, इसको पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट बी वेक्टर, प्लस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, वैल्यू वही आने वाली है, आपको पता है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला बन गया है। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा भाई, बड़े काम की चीज़ है। देखो, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, यदि सेम को सेम से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो? यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ ए वेक्टर को ए वेक्टर से तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक कॉस थीटा, लेकिन देखो दोनों सेम है। अरे भाई यही ए वेक्टर है और इसी को इसी से करना है, यानी इसी का तो डायरेक्शन आएगा, और जब इसी का डायरेक्शन आएगा तो थीटा बराबर बन जाएगा 0, यानी सीधी सी बात है, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है मोड का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यदि आपको किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है, यदि आपको किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है तो ये जो वैल्यू है वो इसी वेक्टर के मोड का स्क्वायर भी हो जाएगी, इसी वेक्टर के मोड का स्क्वायर भी हो जाएगी। याद रखना, बड़े काम की चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं और बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। यदि मान लो मैं लिख दूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भाई स्क्वायर कर दो, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड लगा के स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपको इसका स्क्वायर करके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा फटाक से कर लेना। कभी तो जरूरत पड़ेगी, उस दिन देख लेंगे। सेम है भाई, मैंने स्क्वायर किया है ना, तो आप पहले दोनों को जोड़ो फिर निकालो। तो मैंने इसको लिख दिया आर वेक्टर का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर मोड का स्क्वायर, एक ही बात है, आसान से निकल जाएगा। बाजे की आवाज़ आ रही है भाई साहब? दोस्त लोग इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देते हैं। अरे वाह, आज तो शादी के कार्ड आए हैं, आज तो जिमने जाएंगे, आज तो दावत है, क्या मस्त मस्त कपड़े पहनेंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अरे मेरे को पता है, मैंने मस्त मस्त का नाम लिया, दिमाग कहीं और ही चला गया था आपका, है ना? अरे जाता है यार, जाता है, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। आप मस्त मस्त को क्या क्या समझते हो? मुझे तो देखो भूखे को पकवान अच्छे लगते हैं, कपड़े वाला जो होता है जिसको मतलब पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है वो कपड़े वहाँ देखता है, किसी को फोटो क्लिक करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उस मस्त मस्त का हर आदमी के लिए अलग अलग वैल्यू है, और वो मस्त मस्त को किस वे में लेता है वो उस पर डिपेंड है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए भाई, मेरा काम है बताना, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेने वाला था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता था पास में गार्डन है, वहाँ ज़रूर डम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब दूल्हे को कैसे समझाए कि भाई साहब आज आपका बैंड बजने वाला है और कल से आपकी सीटी पीटी गुम होने वाली है, कैसे बताए, ठीक है। चलिए तो कहानी स्टार्ट करें, और कोई बात होगी तो उसको मैं न्यूमेरिकल के तौर पे आपको बता दूंगा। चलो एक छोटा सा एक सवाल निकालते हैं। आपके पास है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जहां पर ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 12 और जो आपका आर है उसके मोड की वैल्यू है 13। तीनों का मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड बता दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर एंगल पता नहीं ए और बी के बीच में क्या है, मुझे नहीं पता है। अभी आप देख तो सकते हो, वैसे 90 डिग्री निकलेगा, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता है कि क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में नहीं, आर और बी के बीच में चाहिए एंगल। भाई कितना बनेगा? यदि मैं इसको ऐसे समझाऊं कि भाई साहब यदि आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो आर है आपका, आर वेक्टर है आपका, ये कुछ भी इस तरीके से डायग्राम है, ए और बी का एंगल यहाँ पे बनता है। मुझे बी और आर वेक्टर का एंगल चाहिए, मुझे बी और आर वेक्टर का एंगल चाहिए। अब आप कैसे निकालेंगे बी और आर वेक्टर का एंगल? ये समझ भाई, ए वेक्टर और आर वेक्टर का एंगल तो आप अल्फा लिख देते हैं। अब यदि मैं मान लो डायरेक्शन की बजाय सिंपल लाइन ले लूँ,
बट वैसे तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना ये सब। ऐसे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। और हमें पूंछ के साथ एंगल चाहिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, इधर कैसा, क्या नहीं, ये एंगल आना चाहिए, ये एंगल चाहिए मैं। अदरवाइज यदि मैं लाइन मान के ले लूँ तो मुझे ये चाहिए, ये आएगा तो इधर ये भी देख लेंगे हम, लेकिन एंगल ये चाहिए मुझे। तो कैसे निकाले डायग्रामेटिकली, तो आपको बड़ा कंफ्यूज होने वाला है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ से कैसे, मैं ए वेक्टर को इधर लिख दूँ तो मेरे पास हो जाएगा ऑटोमेटिक आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, नो प्रॉब्लम। आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी एक तरीके से मैंने ए वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर ऐसे था, मेरा आर वेक्टर ऐसे था, मैंने इस बी वेक्टर का डायरेक्शन ही बदल दिया। माइनस का मतलब उल्टा करके जोड़ना, मैंने कहा था ना उल्टा ही कर दिया मैंने, बी का डायरेक्शन जो था वो मैंने उल्टा बदल दिया। अब देखो एंगल निकल के आ गया, आर के साइड में इधर होना चाहिए था, एंगल ये आ जाएगा। एक सोचने का नजरिया, आप कैसे सोचना चाहते हो, एंगल आप बनाओगे कहाँ ये देख लेना भाई, ठीक है। वो मैंने विदाउट डायरेक्शन बताया, ये मैंने डायरेक्शन के हिसाब से बताया। ध्यान रखना पूंछ के साथ ही एंगल बनता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पूंछ के साथ ही एंगल बनता है, ठीक है। चलिए, तो अब डायग्राम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। मान लो जैसे मान लो मैंने गलत कर दिया, अब लेकिन हमें तो एग्जाम में अब गलती नहीं, हमारी गलतियों को छुपाते हुए सही काम करने, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। देखो इसका मतलब हुआ कि भाई साहब ये जो ए वेक्टर है वो आर वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर भी है, भाई साहब उल्टा करके जोड़ दूंगा और तब मेरा फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको छोड़ो भाई, ठीक है, मोड में आ जाओ। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rb कोस थीटा का रूट, यही आता है ना। रूट हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rb कोस थीटा। इन सबको इधर उठा लो, इसको उठा लो, वैसे करो 2rb कोस थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, इन सबको इधर ले जाओ और मैंने यहाँ पे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर ये जो थीटा है वो ए और बी का है ना, नहीं। इस फॉर्मूले में जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा या 2ab माइनस का जो होता है ना, माइनस 2ab कोस थीटा लिख सकते हैं, उसमें थीटा होता है वो ए और बी का एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। वैसे यहाँ पे आर और बी है तो ये जो थीटा है वो आर और बी के बीच का एंगल है, और मुझे यही तो चाहिए। मैं क्यों अपना दिमाग वहाँ डायग्राम में खपाऊँ जब मेरा काम आसानी से हो रहा है। यहाँ से देखो मुझे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए और मैं सीधा सीधा लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 2rb। अब वैल्यू रख दो उठा के, क्या दिक्कत है। आर यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर, बी यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस ए यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर 2 इंटू 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 भी 12 है ना, हाँ ठीक है। और ये आपकी वैल्यू हो गई कोस थीटा की। ये अब आपका मैथमेटिक है, आप इसे कंप्लीट करते रहना। समझ में आएंगे, बिना किसी डायग्राम को छेड़े, बिना किसी डायग्राम को बनाए। यदि हमें हमसे नहीं हो रहा है सॉल्व तो ऐसे कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। समझ आया। चलो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, आप भी इस बात को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कर लें। चलो भाई कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता ही होगी। क्या पता है भाई, सेम डायरेक्शन में आते हैं तो जीरो बनाते हैं, यानी सेम डायरेक्शन वाले यहाँ पर थीटा, इनके बीच में आई केप जे केप एंड के केप डॉट मल्टीप्लाई है, तो ये बनाएंगे आपका एक, ये बनाएंगे यहाँ पे एक। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी कोस थीटा, यानी थीटा यहाँ पर 0 है तो कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इनका खुद का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी एक ही होता है, हमने पहले ही पढ़ा, ये यूनिट वेक्टर है, ये लो। तो इनकी वैल्यू पहले से क्या होती है, एक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा भी एक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 एक ही बनेगा, ठीक है। ज़्यादा डीपली मैं इसमें जाऊँगा नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन यदि ऐसे है कि कुछ भी हो सकता है, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आई डॉट जे केप को, आई केप डॉट जे केप को आप जे केप डॉट आई केप भी लिख सकते हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं और गलत भी नहीं है, ठीक है। इन सब की वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि इसका डायरेक्शन यदि x है तो इसका डायरेक्शन y है, यानी एंगल आपका 90 बनेगा और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। अरे भाई cos 90 कितना होगा, cos 90 0 होगा और आंसर भी 0 आएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए क्या। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आगे एक चीज़ करते हैं। चलो अब मैं आपको ऐसे कहूँ
कि भाई साहब आप एक काम करिए, आपके पास में एक कैप है, यानी मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू एक ही है। यहाँ पर असलियत में हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका बताता हूँ। मान लो ए वेक्टर है तो मैं उसे लिख सकता था ए वेक्टर ए मोड एन कैप, ऐसे लिखते हैं ना हम, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने एक डाल दी तो मेरे पास क्या बचा, केवल एन कैप बचा, यानी ए वेक्टर मेरे पास केवल एन कैप है। बट मैं एन कैप नहीं बताना चाहता, ए कैप बताना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए कैप, क्योंकि किताबों में यही है, तो मैं ए कैप के हिसाब से ले लिया मैंने इसको, ठीक है। एक और वेक्टर है कहीं ना कहीं बी वेक्टर, यानी इसकी वैल्यू है बी कैप, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, मे बी, ठीक है। और मुझे निकालना है ए कैप माइनस बी कैप का मोड, ए कैप माइनस बी कैप का मोड, यानी ए कैप में से बी कैप को पहले मुझे माइनस करना है। ये केवल मैंने एक डायग्राम के लिए बोला है, क्योंकि मैं सवाल को लिखता ना प्रूफ दैट ऐसे करके तो दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको एक सवाल बना लिया, ठीक है। तो मुझे ए कैप में से बी कैप को माइनस करना है, ठीक है। ए कैप में से बी कैप को माइनस करना है, एक तरीके से ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना, और जो वैल्यू आती है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ध्यान से देखो, किताबों में थोड़ा बड़े तरीके से दे रखा है ना, ऐसे कुछ करके आपको पता हो तो, जिनके पास अच्छी किताबें हैं उनमें ज़रूर मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम ए कैप बी कैप मोड लगाएंगे, ए कैप बी कैप का फिर मोड लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इसके बजाय हम सीधा चलते हैं, देखो सीधा चलते हैं, नो प्रॉब्लम, सीधा चलते हैं। सीधे का क्या खेल है, सीधे का खेल है, मुझे सबसे पहले ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, रूट ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप cos थीटा, यही आता है ना। एक बात और, जब हम इधर ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में आती है, यानी मुझे एक्चुअली में मोड के साथ ही चाहिए, नहीं यही वैल्यू मुझे इसमें चाहिए, नहीं यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ यार, कल मैंने बताया था। ये वेक्टर में नहीं आएगा, ये वैल्यू में आएगा, यानी जो भी इन दोनों का आंसर बनने वाला है वेक्टर में, मान लो इन दोनों को माइनस करने के बाद कुछ और बनता है, आर वेक्टर बनता है, तो ये जो है ये आर वेक्टर नहीं है, ये है आर मोड, और ये वैल्यू भी क्या है, मोड में ही तो है, यानी यही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम इसको आगे लेते हैं और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए कैप बी कैप इक्वल टू, सॉल्व करें। देखो भाई, ए कैप की वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, मोड में है ना, और बी कैप की वैल्यू मोड में भी क्या होती है, 1 होती है, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाती है वो भी मोड ही होती है, तो मैं यहाँ पे मोड ही लिख देता हूँ। अरे भाई आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हो तो वो मोड यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू तो होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही तो होता है, मोड में तो लिखी जाएगी, तो मोड वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर, और ये भी मोड वैल्यू होती है भाई, ये लो। तो देखो ये है 1 का स्क्वायर, ये भी है 1 का स्क्वायर, 2 1 इंटू cos थीटा, भाई ए कैप का मोड होता है 1 और यही बी कैप का मोड भी होता है। यदि आप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को जोड़ते हो तो इसका फॉर्मूला आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो एक्चुअली में ए मोड है, ना कि ए वेक्टर। तो यदि मैं यहाँ पे ए कैप लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर ए कैप का मोड लेना पड़ेगा, और ए कैप का जो मोड है वो 1 होता है। वैसे बी स्क्वायर की जगह मुझे बी कैप का मोड लगाकर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यानी मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, फिर मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि बी कैप की वैल्यू भी 1 है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर ए कैप माइनस बी कैप और मोड यहाँ पर, ये आपके पास बता 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 गया, और ये बन गया 2 cos थीटा का रूट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि मेरे को इसको इधर लेके जाना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, और मैं लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा लिखूंगा। इसको इधर लिया, इसको इधर ले गया। फॉर्मूला पढ़ो यार, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े मोटे फॉर्मूले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से 2 हटाना चाहूँ तो मुझे डिवाइड में लगाना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखो, इधर थोड़ा सा ये ट्रिक है, देसी तरीका है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है,
यदि 2 का की जगह मैं 1 कर दूं, यहाँ 2 था तो यहाँ आधा हो गया, 2 का आधा 1, यदि मैं 1 करूँ तो 1 का आधा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी θ/2 लिखना पड़ेगा। यानी ये जो वैल्यू है उसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा है a कैप माइनस b कैप का मोड, a कैप माइनस b कैप का मोड। 1 माइनस कॉस थीटा जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, इस 2 को मैं यहीं रख दूँ क्या? नो प्रॉब्लम, मुझे तो 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए तो मैं लिखूँगा 2 × 2 साइन स्क्वायर θ/2 के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, चलिए भाई इसको मिटा देता हूँ। देखो मैं लास्ट में जाके एक फॉर्मूला निकलने वाला है और बाकी हम कल बात करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a कैप माइनस b कैप का मोड यदि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो 2 और 2 4 हो गए, 4 का रूट निकालूंगा 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा होता है और सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी साइन θ/2। ये लो भाई, यानी 2 यूनिट वेक्टर आपके पास है, उनका आप माइनस कर रहे हो, साथ में मोड निकालना चाहते हो तो वैल्यू ये निकल कर आएगी। यदि ऐसे ही मैं प्लस लाऊं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, cos θ/2 हो जाएगा और क्या होगा? बस करेक्ट मंत्रास जो आपके कॉन्सेप्ट को आसान बनाते हैं। ये वो सवाल है जो डायरेक्ट पैटर्न बेस्ड तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव सवालों में मिलेंगे, बस आपको टिक मारना है, लेकिन आपको पता होगा तो आप टिक मार पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 1-2 और अच्छे खूबसूरत सवाल, प्यारे से सवाल, बड़े मज़ेदार सवाल थे जिन्हें हमें पढ़ाना था, और मतलब मैं चाहता था उन्हें पढ़ाना, और पैटर्न बेस्ड सवाल इन्हीं की तरह जो एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए, लेकिन थोड़ा ये ढम ढम डुम डुम कर रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि नहीं हमारे जो स्केलर प्रोडक्ट है उनके बारे में हमारी जानकारियाँ कंप्लीट हुई है, बेसिक कंप्लीट हो गया है, और आपको लगता है कि नहीं अब हमें स्केलर प्रोडक्ट में कोई नहीं हरा सकता, अब हम स्केलर प्रोडक्ट को छोड़ेंगे नहीं, करके फेंक देंगे, ऐसे ही ऐसे चुटकी में कर देंगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी 1-2 चीज़ें और बची है, 1-2 जैसे मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करना भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कराऊं तो मैं सवाल भी करा दूं, इसलिए जैसे जैसे मेरे पास कुछ आता गया मैंने आपको सवाल करा दिया। मैंने पहले एंगल की बात कर दी, फिर मैंने I.I, J.J, K वाला कंप्लीट करा दिया, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ 1-2 और छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में, और कल की क्लास में हम उन सवालों को भी लेंगे और साथ में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नज़र आता है, लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, कन्फ्यूजन भी होता है, और इस वजह से वो सवाल को गलत कर देते हैं। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो यदि आज आपको मज़ा आया तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहे, क्योंकि हर जगह मैं नोटिफिकेशन के लिए प्रमोट करता रहता हूँ, तो फिर उसमें मेरा टाइम चला जाता है, तो मैं कुछ नया नहीं ला पाता, क्लास को थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बना पाता, और ज़्यादा मैं आपके लिए सवाल नहीं निकाल पाता, क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे लिए मार्केटिंग करने का काम आपका है। मार्केटिंग यानी पैसा नहीं कमाना यार, मुझे आप लोगों को बताओ, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उन्हें जोड़ो, हमारी जो टीम है बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी, मज़ा आएगा, मेरे को भी लगेगा कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोग देख रहे हैं। ठीक है, उन्हें उसका फ़ायदा हो रहा है। कमेंट करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ, यानी लिंक तो मिलता ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा मेरे पास जो भी फ्री बुक्स PDF जो भी मेरे पास होती है वो सब मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। थोड़े दिनों में वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी डालने वाला हूँ, जैसे जैसे एग्जाम आएंगे। तो यदि आपको उनका मज़ा लेना है, कहीं पर 200 रुपये का, कहीं पर 150, कहीं पर 300 रुपये का चार्ज नहीं लगवाना है, और आपको ढंग से मेहनत करना है, तो भाई लोगों जुड़ जाओ मेहनत में। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास इतनी ही, आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे शानदार धुआंधार तरीके से, क्योंकि टॉपिक भी होने वाला है धुआंधार, महातांडव होने वाला है। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।